डियर स्टूडेंट, मैं रेणु चौधरी संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते होंगे बच्चे आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे वृद्धि और विकास की अवस्थाएं। अब तक आपने देखा है वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे वृद्धि और विकास की अवस्थाओं के बारे में। आप देख सकते हैं वृद्धि और विकास की अवस्था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरलाक के अनुसार बाल विकास बाल अध्ययन के दृष्टिकोण से हरलाक द्वारा किया गया वर्गीकरण सर्वमान्य है। यह बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। जो हरलाक महोदय हैं, इनके द्वारा जो विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया गया है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है। अब देखिए गर्भावस्था। गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक मानी जाती है। जो गर्भावस्था होती है वो गर्भधारण से जन्म तक मानी जाती है। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक मानी जाती है। जो शैशवावस्था है वो जन्म से 2 सप्ताह तक मानी जाती है। बच्चा जब जन्म ले लेता है तब से 2 सप्ताह मतलब 15 दिन तक ये शैशवावस्था मानी जाती है। किसके द्वारा? हरलाक महोदय के द्वारा। ठीक है। बचपनावस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक मानी जाती है। जो बचपनावस्था है वो 2 सप्ताह खत्म हो जाती है, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक माना जाता है। ये है पूर्व बाल्यावस्था है। पूर्व बाल्यावस्था तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक माना जाता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है वो तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक माना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक माना जाता है। वह संधि की अवस्था 11 से 13 वर्ष तक माना जाता है। वह संधि की अवस्था जो होती है वो 11 वर्ष से 13 वर्ष तक माना जाता है। पूर्व किशोरावस्था अवस्था होती है, जैसे ये 13 से 17 वर्ष तक माना जाता है। जब किशोरावस्था शुरू होती है उसको हम पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। जैसे किशोरावस्था समाप्त होने पे रहती है उसको हम उत्तर किशोरावस्था मानते हैं। अब आप देख सकते हैं ये आपका है उत्तर किशोरावस्था, ये आपका है उत्तर किशोरावस्था। ये 18 साल से 21 साल तक मानी जाती है। हरलाक महोदय के अनुसार जो उत्तर किशोरावस्था है वो 18 साल से 21 साल तक मानी जाती है। प्रौढ़ावस्था 21 साल से 40 वर्ष तक मानी जाती है। जो प्रौढ़ावस्था होती है वो 21 से 40 वर्ष तक मानी जाती है। मध्यावस्था 40 वर्ष से 60 वर्ष तक मानी जाती है। जो मध्यावस्था होता है वो 40 से 60 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है। ये आपका है वृद्धावस्था। लास्ट स्टेज होता है वृद्धावस्था। ये 60 से मृत्यु तक, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये अवस्था चलती रहती है। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे गर्भकालीन अवस्था। वह अवस्था गर्भधान से जन्म समय तक मानी जाती है। जो गर्भकालीन अवस्था होती है वह गर्भधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। ठीक है। इस अवस्था में विकास की गति क्या होती है? इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में तीव्र होती है। इस अवस्था के जो विकास की गति होती है वह अन्य अवस्थाओं की तुलना में तीव्र होती है। अगला देखेंगे समस्त शारीरिक रचना, भार, आकार, वृद्धि तथा आकृतियों के निर्माण में इस अवस्था समस्त शारीरिक रचना, भार, आकार, वृद्धि तथा आकृति का निर्माण इसी अवस्था में होता है। जब आप गर्भावस्था में देखते होंगे तो जो आकार होता है, वृद्धि, आकृतियों का निर्माण जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, गला, ये इसका निर्माण किस अवस्था में होती है? गर्भावस्था में हो जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक होते हैं। गर्भावस्था में आप देख सकते हैं कि जो विकास होते हैं वो मुख्य रूप से शारीरिक होते हैं। ठीक है। इस अवस्था का विभाजन
बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था में हुआ है। इस अवस्था का जो विभाजन होता है वो भ्रूणावस्था में होता है और बीजावस्था में होता है, गर्भावस्था में। ये 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। गर्भावस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। अब आगे देखेंगे। अभी आप बताएं, आपको बीजावस्था गर्भावस्था के 2 सप्ताह तक चलती है। जो बीजावस्था होता है वो गर्भ से 2 सप्ताह तक मानी जाती है, मतलब 15 दिन तक, 15 दिन तक मानी जाती है, 15 दिन तक। बीजावस्था गर्भावस्था से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था को कहते हैं। जो बीजावस्था होती है वो गर्भावस्था में जैसे बच्चा प्रवेश करता है वो 2 सप्ताह मतलब 15 दिन तक मानी जाती है। इस अवस्था में जीव अंडे कोशिका के आकार का हो जाता है। इसके भीतर कोशिकाओं का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब है जो गर्भावस्था होती है वो बीजावस्था होती है वो 2 सप्ताह तक होती है। इसके अंदर जो कोशिका का विभाजन होता है लेकिन बाहर से कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। ठीक है। लगभग 1 सप्ताह तक यह अंडा आकार जीव गर्भाशय के तरल स्राव में तैरता रहता है और अपना पोषण स्वयं करता है। हालांकि गर्भधाम के लगभग 10 दिन बाद गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम आरोपण कहते हैं। आपको हम बता दें, लगभग 1 सप्ताह तक अंडा आकार जीव गर्भाशय के तरल स्राव में, मतलब जो अंडा होता है वो गर्भाशय के तरल स्राव में क्या होता है, तैरता रहता है और अपना पोषण स्वयं बनाता है। वो माँ से अपना पोषण नहीं लेता है, वो स्वयं बनाता है। हालांकि गर्भधाम के लगभग 10 दिन बाद, जो गर्भधाम के 10 दिन बाद वो क्या करता है, गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। 10 दिन बाद वो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आरोपण कहते हैं। ठीक है। अब अगला देखेंगे, आरोपण। आरोपण के बाद से गर्भाशय जीव के आरोपण के लिए पूरी तरह से माँ के शरीर पर निर्भर हो जाता है। जैसे आरोपण 10 दिन के बाद हो जाता है, गर्भधाम के दीवार से चिपक जाता है और उसके बाद 10 दिन के बाद जो आरोपण के बाद की बात की होती है वो जीव अपने पोषण के लिए पूरी तरह वो माँ पे निर्भर हो जाता है। फिर 15 दिन के बाद वो अपने माँ पे निर्भर हो जाता है, माँ से पोषण लेने लगता है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं दूसरी अवस्था जो है वो है गर्भधाम की भ्रूणावस्था। ये तीसरे सप्ताह से, वो 2 सप्ताह तक होता है। अब यहीं आप देख सकते हैं तीसरे सप्ताह से 2 माह तक होता है। कौन सी अवस्था, भ्रूणावस्था, तीसरे सप्ताह से 2 माह तक होता है। गर्भकालीन की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। यह गर्भकालीन विकास के दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। यह तीसरे सप्ताह से शुरू होकर दूसरे माह के अंत तक चलती है। जो आपकी भ्रूणावस्था होती है वो तीसरे सप्ताह से शुरू होती है और दूसरे माह के अंत तक चलती रहती है। ठीक है। भ्रूण का विकास, इस अवस्था में गर्भाशय की दीवार को भ्रूण या एम्ब्रॉय कहते हैं। विकास की गति इस अवस्था में अत्यधिक तीव्र होती है। जो विकास की गति होती है भ्रूणावस्था में वो अत्यधिक तीव्र होती है, जिससे भ्रूण के अंदर तेजी से परिवर्तन होते हैं। भ्रूण के अंदर क्या होते हैं, तेजी से परिवर्तन होते रहते हैं। किस अवस्था में, भ्रूणावस्था में। शरीर के सभी प्रमुख अंगों का निर्माण इसी अवस्था में हो जाता है। जो बच्चे का कान, नाक, गला, मुंह, सिर जो बन रहा है इसी अवस्था में उसका शारीरिक निर्माण पूरी तरह से हो जाता है। तो जो विकास की गति होती है इस अवस्था में बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है। दूसरे माह के अंत तक भ्रूण की लंबाई कितना, 1.25 इंच
और 2 इंच लगभग 2 ग्राम भार हो जाता है। जो भूड़ की लंबाई होती है वो 1.25 इंच की हो जाती है और भार जो होता है वो लगभग 2 ग्राम का हो जाता है। इस समय भूड़ का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता है। शारीरिक रचना। भ्रूणावस्था में दूसरी अवस्था में शारीरिक रचना कैसे होती? सिर का जो आकार होता है वो अन्य अंगों से क्या होता है? बड़ा होता है। अन्य अंगों की तुलना में सिर का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। कान सिर से काफी नीचे स्थित रहता है। कान जो बच्चे का होता है वो सिर से काफी नीचे स्थित रहता है। नाक के स्थान पे केवल एक छिद्र होता है और माथा काफी चौड़ा होता है। शारीरिक रचना में जो सिर होता है वो अन्य अंगों से काफी बड़ा होता है। कान का जो आकार होता है वो थोड़ा नीचे होता है और जो नाक के स्थान पे छिद्र होता है। माथा काफी चौड़ा होता है। ठीक है। गर्भावस्था। गर्भावस्था जो होता है वो तीसरे महीने से शुरू हो जाता है और जन्म तक चलता रहता है। जो गर्भावस्था है वो तीसरी अवस्था है गर्भावस्था की। ये तीसरे महीने से शुरू हो जाता है और जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है तब तक ये अवस्था चलती रहती है। गर्भधारण की अवधि के अंतिम चरण को गर्भावस्था कहा जाता है। गर्भधारण के अंतिम चरण को हम क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। जो तीसरे महीने से शुरू होकर और बच्चे के जन्म तक जारी रहता है। जो तीसरे महीने से शुरू होकर के बच्चे के जन्म तक जारी रहता है। यह चरण विकास का है। यह चरण जो होता है वो विकास का होता है, केवल निर्माण का ही नहीं। गर्भावस्था में शरीर के अंग पहले ही बन चुके होते हैं और उनका विकास इस अवस्था में होता है। आपको बताए हैं कि गर्भावस्था के जो शरीर के अंग हैं वो भ्रूणावस्था में ही बन चुके होते हैं और इसका जो विकास होता है और वृद्धि होता है वो तीसरे अवस्था में होती है, गर्भावस्था में। ठीक है। गर्भ अवधि की शुरुआत भ्रूण आकार और वजन हर महीने लगातार बढ़ता रहता है। इस अवस्था में हृदय, फेफड़े, तांत्रिक तंत्र काम करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में मतलब गर्भावस्था में जो हृदय होता है, फेफड़े होते हैं, तांत्रिक तंत्र होते हैं और ये सारे अंग जो होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं।
को शिशु अवस्था कहा जाता है। जो जन्म से 15 दिन की अवस्था है उसे हम शिशु अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु का कोई विशिष्ट शारीरिक मानसिक विशेषताएं नहीं दिखाई देती हैं। इस अवस्था में जो शिशु की विशिष्ट शारीरिक मानसिक विशेषताएं होती हैं वो नहीं दिखाई देते। इस अवस्था को समायोजन की अवधि भी कहा जाता है। शैशव अवस्था को हम समायोजन की अवधि भी कहते हैं। ठीक है। इस दौरान शिशु नए वातावरण समायोजित होने का प्रयास करता है। इस अवस्था में जो शिशु होता है वो नए वातावरण में समायोजित होने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसीलिए इस चरण को अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। उचित देखभाल के अभाव में शिशु बीमार हो जाता है। चूंकि इस समय शिशु असहाय होता है, इसीलिए उचित देखभाल के माध्यम से उसे नए वातावरण में समायोजित करने का कार्य माता पिता द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि जन्म से 15 दिन की जो अवस्थाएं होती हैं वो शैशव अवस्था होती हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या होता, असहाय होता है, अपने माता पिता पे निर्भर करता है और वो जो माता पिता करते, क्योंकि वो कोई काम करने लायक नहीं रह जाता है, वो खुद से काम नहीं कर सकता है, तो उनके माता पिता उस बच्चे की देखभाल करते हैं और नए वातावरण में समायोजित करता है बच्चा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। बचपना अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक माना जाता है। जो बचपना अवस्था होता है वो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक माना जाता है। बाल विकास की तीसरी अवस्था को बचपना अवस्था कहते हैं। बाल विकास के तीसरी अवस्था को बचपना अवस्था कहते हैं। यह अवस्था 2 सप्ताह से शुरू होकर 2 वर्ष तक चलती है। जो बचपना अवस्था होती है वो 2 सप्ताह से शुरू हो जाती है और 2 वर्ष तक चलती है, 2 वर्ष तक की आयु तक चलती है। इस अवस्था की विशेषताएं दूसरों पर निर्भर होती है, क्योंकि बच्चा शारीरिक रूप से इतना कमजोर असमान्वित होता है कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। हालांकि इस चरण को अंत तक बच्चा अपनी मांसपेशियों को नियंत्रण करना सीख लेता और स्वयं के रूप में चलना, बोलना, खाना जैसे क्रिया करना शुरू कर देता है। आपको हम बता दें, जो बचपनावस्था होती है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को हम तीसरी अवस्था कहते हैं। 2 सप्ताह से शुरू होकर के 2 वर्ष तक ये अवस्था चलती है। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। वह अपनी शारीरिक रूप पे नियंत्रण करना सीख लेता है, अपनी मांसपेशियों पे नियंत्रण करना सीख लेता है और वह स्वतंत्र रूप से चलना, बोलना, खाना जैसी क्रियाओं को करना शुरू कर देता है। क्योंकि बच्चा छोटा है तो अभी धीरे धीरे वो अपनी मांसपेशियों पे नियंत्रण करेगा और वो धीरे धीरे अपना कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे खिसकना हो गया, चलना हो गया और धीरे धीरे किसी चीज़ को पकड़ना हो गया। जैसे आप गेंद फेंकते होंगे तो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे उसको हाथ से पकड़ता है लेकिन पकड़ाता नहीं है। फिर वो अपनी मांसपेशियों पे क्या करता है, नियंत्रण करता है और धीरे धीरे वो बाल पकड़ना सीख जाता है। ठीक है। अब आप देखेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है। जो बाल्यावस्था है वो विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। जो शरीर और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसे सामान्यतः 2 से 12 वर्ष की आयु तक माना जाता है। इसे सामान्यतः क्या है, बाल्यावस्था 2 से 12, जो से हम सामान्यतः रूप से देखते हैं, मतलब हरलाख महोदय के द्वारा ना देखें तो 2 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक माना जाता है। और अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को 2 से 6 वर्ष की आयु तक कहा जाता है और उत्तर बाल्यावस्था को 7 से 12 वर्ष तक की आयु को हम कहते हैं। हरलाख महोदय के अनुसार 2 से 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं और 7 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं।
इस अवस्था में बालक नए वातावरण में प्रवेश करता है। इस अवस्था में बालक नए वातावरण में प्रवेश करता है तथा साथ ही समायोजन करने का प्रयास भी करता है। बच्चा जैसे बाल्यावस्था में जाता है, वो लोगों के साथ खेलना, उठना, बैठना, तो क्या है, नए वातावरण में प्रवेश करता है और नई चीज़ों के साथ क्या करता है, समायोजन करने का प्रयास करता है। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे बालक थोड़ा बड़ा होता है, बाल्यावस्था में पहुंचता है, तो उसमें जो जिज्ञासाएं होती हैं, जानने की जो शक्ति होती हैं, वो बहुत ही तीव्र होती हैं। वो हर चीज़ को जानना चाहता है और करना चाहता है, जिसमें नए वातावरण के बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछने और खोजने का प्रयास करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो नए वातावरण में जाता है और आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें पूछता रहता है और उसको खोजने का प्रयास करता है, ये काहे, क्यों, कैसे हो गया। ये सारी बातें मतलब बालक के अंदर जिज्ञासाएं होती हैं। इस अवस्था में बालक स्वयं से प्रेम नहीं करता। जो ये अवस्था है बाल्यावस्था, वो बालक क्या है, स्वयं से प्रेम नहीं करता है, बल्कि खेल के साथियों के साथ रहना पसंद करता है। इसको हम गंदी अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में जो बालक होता है वो स्वयं से प्रेम नहीं करता है, बल्कि अपने साथियों के साथ रहना पसंद करता है। एक समूह का नेता बनने का प्रयास करता है। बालक जैसे बच्चों के साथ खेलता है, उस समूह का नेता बनने का प्रयास करता है। अब आगे देखेंगे वयस्क की अवस्था। ये बहुत छोटी अवस्था है, ये लगभग 1 से 2 साल तक माना गया है। वयस्क की अवस्था, वह संधि, यह अवस्था बाल्यावस्था के किशोरावस्था को जोड़ने का सेतु का कार्य करता है। ये जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जोड़ने का मतलब सेतु का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। यदि यह क्या होता है, यह कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। लेकिन जो शारीरिक विकास होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण की अवस्था होती है। वह संधि का कुछ भाग बाल्यावस्था में और कुछ भाग किशोरावस्था में, मतलब वह संधि की जो अवस्थाएं होती हैं वो कुछ भाग बाल्यावस्था में और कुछ भाग किशोरावस्था में सेतु का काम करता है। ठीक है। इस अवस्था में की मुख्य विशेषताएं यौन की परिपक्वता तथा काम शक्ति का उदय होना है। मतलब इस अवस्था में जो यौन अंगों की परिपक्वता होती है वो हो जाती है। काम शक्ति का जो होता उदय होना, यह किशोरावस्था व किशोर दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह किशोरावस्था किशोर और किशोरियों दोनों के लिए यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यौन अंगों की परिपक्वता का काम करता है, काम शक्ति का उदय का काम करता है। इसीलिए अवस्था किशोर और किशोरियों दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यौन विभिन्नता अवस्था को प्रभावित करती है। जो यौन विभिन्नता होती है वो क्या करती है, अवस्थाओं को प्रभावित करती है। बालिकाओं में अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है, जबकि 12 से 13 वर्ष के बीच होती है। मतलब 11 और 13 के बीच प्रारंभ होती है और 12 से 13 वर्ष के बीच की इस अवस्था को, वसंत की अवस्था को हम कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जिसमें आप लोग सारे लोग इसी अवस्था में होंगे, किशोरावस्था। किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था है। जो किशोरावस्था होती है वो बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था और वह 13 से शुरू हो करके 21 वर्ष की आयु तक चलती है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो किशोरावस्था होती है वो बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था है। 13 से 21 वर्ष तक आयु तक ये क्या होती है, चलती रहती है। वह 2 भागों में बांटा गया है, जैसे पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था को हम 13 से 16 वर्ष की आयु कहते हैं और उत्तर किशोरावस्था को हम 17 से 21 वर्ष तक की आयु को हम कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखेंगे पूर्व किशोरावस्था क्या है और उत्तर किशोरावस्था क्या है।
पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था क्या है? वैज्ञानिकों ने इस जिसमें मुख्य विशेषताएं सामाजिक सामाजिकता और कामुकता है। इसमें क्या जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो सामाजिकता है और कामुकता। यह अवस्था शारीरिक और मानसिक तनाव, उथल पुथल और संवेगात्मक परिस्थितियों पे भारी होता है। ये जो शारीरिक अवस्थाएं होती हैं, मानसिक अवस्था होती है, इसमें तनाव, उथल पुथल, संवेगात्मक अस्थिरता भारी होता है। बच्चे के अंदर बहुत सारे उथल पुथल होने लगते हैं। किसमें? किशोरावस्था में। इस समय बाहुल्य की अवस्था भी कहा जाता है। जो अवस्था होती है वो बाहुल्य की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान शारीरिक और मानसिक समायोजन में कठिनाई होती है। जो इस मतलब किशोरावस्था होता है उसके दौरान शारीरिक और मानसिक समायोजन में क्या होता है? कठिनाई होता है, जिससे संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन में परिवर्तन है, जिसका कारण यौन परिपक्वता है। जिसमें सामाजिक, नैतिक जीवन के परिवर्तन होता रहता है, जिसका कारण यौन परिपक्वता है। जिसका कारण क्या है? यौन परिपक्वता। किशोरावस्था को हम यौन परिपक्वता काल भी कहते हैं। अब अगली अवस्था है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था के बाद 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। जो प्रौढ़ावस्था होता है वो 21 से 40 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। ये कर्तव्य और उत्तरदायित्व के निर्वहन की अवस्था होती है। इस अवस्था को हम क्या? कर्तव्य और उत्तरदायित्व के निर्वहन की अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसके शादी, विवाह और सारी क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। तो उस अवस्था में उसका क्या उत्तरदायित्व होता है? कर्तव्यों का उत्तरदायित्व और निर्वहन की अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रयास करता है और पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। इस अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूरित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। इस अवस्था में जो पारिवारिक उत्तरदायित्व है उसको पूरा करने के लिए, देखिए यहाँ गलत लिखा गया, पूरा रहेगा, पूरित नहीं, पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों, परिवार के सदस्यों, संबंधियों, वैवाहिक जीवन, व्यवसाय और समाज के सदस्यों के साथ समायोजन करना पड़ता है। इस अवस्था में बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, जैसे जो साथी संबंधित होते हैं, वैवाहिक जीवन होते हैं, व्यवसाय होते हैं, समाज के सदस्यों के साथ उनको समायोजन करना पड़ता है। किसको? प्रौढ़ावस्था को। यदि समायोजन की कठिनाई आती है तो व्यक्ति कुंठा और नैस्वर का शिकार हो जाता है। इसमें व्यक्ति कुंठा और नैस्वर का शिकार हो जाता है। सफल समायोजन के लिए गहन सोच विचार कर निर्णय लेना पड़ता है। समायोजन और सफलता के लिए गहन सोच विचार का निर्णय लेना पड़ता है। अब देख सकते हैं ये मध्यावस्था। प्रौढ़ावस्था के बाद ये मध्यावस्था आती है। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। जो मध्यावस्था होती है वो 41 से 60 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था में प्राणी के भीतर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक अपेक्षाओं में भी बदलाव आता है। इसमें क्या होता है? जो सामाजिक होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, उनके साथ साथ सामाजिक अपेक्षाओं में भी बदलाव आता है। यह सुख सुविधा और प्रतिष्ठा बनाए रखने की अवस्था है। इसमें व्यक्ति चाहता है जो मेरी मान प्रतिष्ठा है वो बनी रहे। इसके दौरान व्यक्ति अत्यधिक अर्थार्थवादी हो जाता है और अपने संतान के साथ संबंधों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो अपने संतान के साथ जो संबंधों का जो जाल होता है उसके साथ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विचार और सोच के तरीके में मनोवृत्तियों में अंतर के कारण यह अवस्था
चुनौतियों का हो जाता है। विचार और सोच के कारण ये जो अवस्थाएं होती हैं वो चुनौतियों की अवस्था हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों के साथ उचित तालमेल बिठाने में क्या होती है, मानसिक संतुष्टि करने की अवस्था होती है। जो अपने परिवार के साथ तालमेल होता है वो बैठाने में क्या होती है, बहुत ही कठिनाई होती है। इसमें मानसिक संतुष्टि करने की आवश्यकता पड़ती है। अब देखेंगे वृद्धावस्था। वृद्धावस्था ये अंतिम अवस्था है। वृद्धावस्था ये अंतिम अवस्था है। वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था है। वृद्धावस्था जो होती है वो जीवन की अंतिम अवस्था होती है। 60 साल के बाद, 60 साल के बाद जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है, उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक ये अवस्था चलती रहती है और जीवन के अंतिम समय तक चलती है। मतलब जीवन के जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक ये अवस्था चलती रहती है। वृद्धावस्था में शारीरिक मानसिक क्षमताओं में गिरावट आती है। वृद्धावस्था में जो शारीरिक मानसिक क्षमताएं, आप देखते होंगे जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसमें शारीरिक मानसिक जो क्षमता होती है उसमें क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। तथा रुचि, दृष्टिकोण और आदतों में परिवर्तन हो जाता है। उनकी जो रुचियां होती हैं और उनकी जो आदतें होती हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, जिसमें स्मृति में कमी आ जाती है। उनका जो याददाश्त हो जाता है उसमें क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। परिवार और समाज को यह उनकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो परिवार के लिए एक बोझ बन जाता है, तो उनको क्या है, समाज में उनकी आवश्यकता नहीं होती है तथा वे दूसरों पे बोझ हो जाते हैं। यह धारणा मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि अब हमको समाज की आवश्यकता नहीं है, तो उनको क्या होता है, मानसिक तनाव बन जाते हैं कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है, जिससे जिद्दी, क्रोध और बच्चों जैसा व्यवहार पैदा हो जाता है। जिससे वो वृद्धावस्था क्या हो जाता है, क्रोध की अवस्था हो जाती है, बच्चों जैसा जिद और व्यवहार पैदा होने लगता है, जिसमें पारिवारिक जीवन समायोजन करने में मुश्किल हो जाता है। इसमें पारिवारिक जीवन समायोजन करने में मुश्किल हो जाता है। अभी आप लोग देखे हैं कि ये वृद्धि और विकास की अवस्थाएं हैं। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक समाप्त हो गया है। अभी आप लोग अब तक देखे हैं वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, और ये लास्ट था उस चैप्टर का यूनिट वृद्धि और विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं। इसके आगे अब हम आहार के बारे में आपको पढ़ाएंगे, आहार और पोषण क्या है। अब चलते हैं, सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।